जिनके मुकद्दर को आजमाना अभी बाकी है। ये हैं राज्य के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरेंद्र मिर्धा। मिर्धा जी, आपको मुकद्दर का सिकंदर माना जा रहा है। कांग्रेस आपके सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, चाह रही है आपके ऊपर दांव खेला जाए, क्या लगता है? कांग्रेस को किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी है और इस पूरे देश के कण कण से, गांव गांव से जुड़ी हुई है और यहाँ की भारत की आत्मा कांग्रेस में बसती है। और कांग्रेस इतनी भी कभी कमज़ोर नहीं होगी ज़िंदगी में कि वो किसी के सहारे की आवश्यकता पड़े। और जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों में भी कांग्रेस उभर के ऊपर वापस आई है और आज़ाद देश में कांग्रेस का शासन है। मिर्धा जी, ये तो तय है कि कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं इस समय राज्य में, उसको देखते हुए विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस आलाकमान ये तो मानसिकता बना चुका है कि बदलाव तो करना पड़ेगा और आपको माना जा रहा है सिकंदर। बदलाव का आप क्या अर्थ निकालते हैं? बदलाव एक सामान्य प्रक्रिया है। बदलाव का मतलब ये नहीं कि जो आ रहा है वो कोई बहुत तेज तरार आदमी है या जो वर्तमान में है उसका काम ठीक नहीं है। ये तो कांग्रेस लीडरशिप को या हाईकमान को तय करना पड़ता है कि किस वक्त किस आदमी की आवश्यकता है, किस वक्त किस रूप में जो हमारे दूसरे नेता हैं उनका उपयोग हो सकता है। तो उसी प्रक्रिया में सब स्टेट्स में या इसी में चेंज अक्सर होते रहते हैं और उसी शायद दृष्टिकोण से चर्चा है कि कुछ यहाँ चेंज हो। हरेंद्र जी, एक बात है कि आमतौर पे राजनीतिक दल बार बार ये कहते हैं कि चुनाव जैसे जैसे निकट आते हैं तो बदलाव नहीं करना चाहिए, तो क्या बदलाव काफी नुकसानदेह होता है? नहीं, मैंने आपसे ये निवेदन किया ना, बदलाव का मतलब कोई किसी को उठाना या कोई किसी को कमजोर महसूस करना नहीं। एक हर राजनीतिक पार्टी में एक सामान्य प्रक्रिया है। जब चुनाव होते हैं तो कांग्रेस की या भारतीय जनता पार्टी की कौन सी स्ट्रेटेजी है? चुनाव खत्म हो जाते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, उसके बाद 2-3 साल के पीरियड आता है जहाँ काम विशेष नहीं होता, उस वक्त कौन ठीक बैठेगा? यानी कि कांग्रेस ने अब स्ट्रेटेजी बनानी शुरू कर दी है। स्ट्रेटेजी बनानी शुरू की है। 2008 में चुनाव आपके होने हैं तो इस दृष्टिकोण से निश्चित रूप से सारी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो रही हैं और अपना अपना बदलाव अगर वो समझती हैं तो करने के विचार रखती हैं। तो इस स्ट्रैटेजी में इस बार, क्योंकि पिछली बार जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान जाट समाज से हुआ था। जाट समाज की जो नाराजगी थी, तो इस बार प्रमुखता दे रही है जाट समाज को और वो चाहती है कि किसी तरह से जो वोट बैंक जाट समाज का खो गया था वो वापस आए। और आपको माना जा रहा है कि आप वो सक्षम हैं जो वापस मोड़ सकते हैं उस धारा को। पहली बात तो कांग्रेस क्यों हारी, ये बहुत ही पेचीदा प्रश्न है। आप जितने लोगों से बात करेंगे उतने जवाब इसके मिलेंगे। कोई कहेगा जाटों की वजह से हार गए, कोई कहेगा कर्मचारी वजह से हार गए, कोई कहेगा कि कांग्रेस के जो वर्कर्स थे उनको अहमियत नहीं मिली उसकी वजह से हार गए, कोई कहेगा संगठन कमजोर था उसकी वजह से हार गए। और अगर आपका हार सिर्फ जाट बेल्ट में होती तो समझ में आता कि जाट आपसे नाराज थे, पर जो जाट बेल्ट नहीं है वहां भी कांग्रेस हारी है। तो यानी कि लगता है कि और भी कई कारण रहे होंगे निश्चित रूप से। ये बहुत गहरा। अब जो जाट समाज की नाराजगी तो आपको अध्यक्ष बना के दूर कर देंगे, बाकी जो कमजोरी पार्टी कैसे दूर करेगी? नहीं, अध्यक्ष बनने से नाराजगी कितनी दूर होती है कितनी दूर नहीं होती है वो बात अलग है। पर अभी जो आवश्यकता है कांग्रेस के लिए वो एक सही स्ट्रेटेजी बनाए। जो लोग वहाँ पर गांव में बैठे हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो मजबूती से 30-40-50 साल तक कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, 2-3 बार प्रमुख रहे हुए हैं, 2-3 बार प्रधान रहे हुए हैं, काफी इनएक्टिव कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे हुए हैं, जो पंचायत राज से बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं, उनको विश्वास में लेके कांग्रेस को वापस एक्टिवेट करना पड़ेगा। और उनको कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है इस बात पे गहरा चिंतन होना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति तय होनी चाहिए। हरेंद्र जी, 3.5 साल लगभग पार्टी के पास कोई काम नहीं था, बिल्कुल बैठे ठाले गुजार दिए, पार्टी कहीं एक्टिव तो लगा नहीं है। आप जैसे जिस तरह की बता रहे हैं स्ट्रेटेजी, ये 3.5 साल में बन जाती तो पार्टी काफी मजबूती से। 3.5 साल में निठल्ले के जैसा कोई नहीं बैठा। आप देखें, अगर आप करला जी ने कम से कम 1 लाख किलोमीटर के टूर किए हैं पूरे राजस्थान में, जन जागरण अभियान हुआ है, ब्लॉक लेवल पे मीटिंग्स हुई हैं। पर सामान्य तौर पे जब सत्ता में नहीं होते हैं आप तो लोगों में इतना जोश नहीं रहता कि उस पार्टी को उसी रफ्तार से चलाएं जबकि आप सत्ता में होते हैं। अक्सर तौर पर आप हारते हैं तो 6 महीने साल भर कार्यकर्ता मायूस रहता है, उसको बाहर निकलने में थोड़ी दिक्कत होती है, 1-1.5 साल में वापस बाहर आना चालू होता है, वो पार्टी पे दबाव बनाता है। जी, ये कहा जा रहा है कि कल्ला जी जो है वो जो कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस का बेसिक कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता, उसमें वो उत्साह बढ़ाने में बनाने में विफल हो गए हैं, इसलिए वो आपके ऊपर दाव खेल रहे हैं कि आप कम से कम
उन लोगों को वापस एक्टिव कर सके? विफल तो मैं नहीं कहूंगा, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये तो पार्टी लीडरशिप तय करती है कि जब चुनाव है उसके लिए विपरीत कौन है, चुनाव के बाद विपरीत कौन है, बीच में विपरीत कौन है। मैं तो इस बात का आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इनएक्टिव नहीं हुई है कांग्रेस। ऐसी परिस्थितियों में स्लो हो गई, ऐसी परिस्थितियों में अक्सर ऐसा होता है। और जैसे जैसे चुनाव का टाइम आएगा कांग्रेस वर्कर्स खुद हम पे दबाव डाल रहे हैं कि साहब अब एक्टिव होइए, आइए, 1.5 साल बचा है, कुछ करना चाहिए, ब्लॉक पे चलें, डीसी लेवल पे चलें, बड़े सम्मेलन करें। तो जब नीचे से आवाज उठती है तो निश्चित रूप से फिर पूरी फौज जो है कांग्रेस की वर्कर्स की वो अपने पांव पे होकर एक वातावरण बनाने में सक्षम होती है। अरे जी, एक बात और है, जो पार्टी में जो जिस तरह से बदलाव का मूड चल रहा है, आलाकमान भी सोच रहा है, तो उसमें नटवर सिंह जी वाला जो एपिसोड है वो कितना प्रभावी है? क्योंकि उनका जो विद्रोह है वो काफी राजस्थान में इफेक्ट करेगा, तो उसको काफी गंभीरता से ले रही है। मैं तो नहीं मानता कि नटवर सिंह जी का कोई कांग्रेस पार्टी से निकलने के बाद कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। उम्र भर वो इंडियन फॉरेन सर्विस में रहे तो उनको पॉलिटिकल बैकग्राउंड था नहीं, नेहरू फैमिली के बहुत नज़दीक रहे तो उसके वजह से मंत्री भी बने, चुनाव भी लड़े, पर उनका इतना फैलाव नहीं था राजस्थान में कि जिसकी वजह से कांग्रेस को कोई चिंता करने की कोई बात हो। आपको जो अध्यक्ष पद के लिए दावेदार माना जा रहा है, जो हाईकमान आपके ऊपर दाव खेलने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे एक बड़ा माना जाता है आपका बैकग्राउंड। इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। भारत की सबसे तेज चलने वाली इलेक्ट्रिक बाइक्स एस बाइक्स। मैं घर को स्वच्छ रखूंगा, अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखूंगा, मैं अपने शहर को स्वच्छ रखूंगा, ये मेरा दायित्व। ये दायित्व क्या होता है दादी? बेटा, दायित्व मतलब जिम्मेदारी। कचरे को कचरा पेटी में ही डालें, अपने घर दुकान के बाहर कचरा पेटी रखें और सार्वजनिक स्थानों पर रखे कचरा पात्र का उपयोग करें, क्योंकि स्वच्छता में ईश्वर निवास करता है और गंदगी अभिशाप है। फिर तो ये मेरा ही नहीं, हम सबका दायित्व है। भारत की सबसे तेज चलने वाली इलेक्ट्रिक बाइक्स एस बाइक्स। स्वास्थ्य से जुड़े हर पहलू, स्वास्थ्य से जुड़ी हर बात, सिर्फ बीमारी ही नहीं, बीमारी से बचने के तरीके, स्वास्थ्य से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए देखिए हेल्थ प्लस, सोमवार से शनिवार दोपहर 2:30। महज रानी का मकबरा या खूबसूरती की मिसाल नहीं, बल्कि ये देश का गौरव है। ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल करने के लिए रिलायंस और BSNL उपभोक्ता 1255626 पर कॉल करें। एयरटेल उपभोक्ता 600606 पर कॉल कर सकते हैं। ताजमहल को दुनिया में सम्मान दिलाए, भारत के गौरव को धरती का ताज बनाए। ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे बीच हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता हरेंद्र मिर्धा। हरेंद्र जी, आप रामनिवास मिर्धा जी के पुत्र हैं, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, बलराम जी के रिश्तेदार हैं और परशुराम मदेरणा जी के भी आप जमाई हैं। तो कुल मिलाकर इतना बड़े जाट समाज का, जाट के बड़े जाट नेताओं का आपको जो सपोर्ट है, ऐसा माना जा रहा है कि आप काफी प्रभावी जाट नेता सिद्ध होंगे। इन सब नाम के अलावा मैं हरेंद्र मिर्धा भी हूँ जो लगभग 35 साल से कांग्रेस पार्टी में मैं मेरी भूमिका निभा रहा हूँ। और आपको आश्चर्य होगा जान के कि मैंने सारी राजनीतिक पोस्टें जो भी आज तक ली हैं वो कंटेस्ट करके ली हैं। मैं नागौर का जिला प्रमुख रह चुका हूँ, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन मुझे नॉमिनेट किया गया था, मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, मैं PCC का जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ, मैं PCC का वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। तो इन तीनों का तो आशीर्वाद मेरे पास हमेशा ही था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसके बावजूद भी जो ग्राउंडिंग मेरी है 30-35 साल की, वो बहुत अच्छी है। मुझे इस बात की संतुष्टि है कि मंत्री तो मैं शायद नहीं बन पाया, इसका भी मुझे कोई गिला नहीं है, पर जो ग्राउंडिंग होनी चाहिए नेता को, जो अपने खुद के पाँव पे सक्षम होके आप लोगों को साथ लेके ऊपर बढ़ सकें, ये सब मैंने 20-25 साल तक ग्राउंडिंग मेरी बहुत अच्छी रही है और निश्चित रूप से इसका लाभ
पार्टी को मिलेगा और इसका लाभ कांग्रेस को भी मिलेगा। यानी कि पार्टी, आपका मानना है कि बैकग्राउंड से जागरूकता आपके ग्राउंड वर्क को देख दोनों। एक और है, राज्य में इस समय जो सबसे बड़ा ये सोच के रामनारायण जी चौधरी को बनाया गया था विपक्ष का नेता कि वो जाट समाज को साथ ला सकेंगे कांग्रेस के साथ, लेकिन जिस तरह की उनकी भूमिका सामने आई और लगभग मुख्यमंत्री के समर्थक के तौर पे वो स्थापित हो गए, तो क्या इससे नुकसान नहीं है कांग्रेस? देखिए, रामनारायण जी बहुत सीनियर नेता हैं, इसके पहले पीसीसी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। जाटों की पॉलिटिक्स में, झुंझुनू के अंदर, राजस्थान की राजनीति में इनका बहुत अच्छा एक योगदान रहा है और आज विपक्ष के नेता हैं। और ये जो आप बात कह रहे हो कि विधानसभा के अंदर जो भूमिका विपक्ष के नेता की होनी चाहिए उसको नहीं निभा पाए और वो गवर्नमेंट की ही तारीफ उन्होंने की। देखिए, ये कहना पुरानी पीढ़ी है, ये अपने सिद्धांत पर चलती है। कांग्रेस ने बहुत लंबा शासन किया, उनका एक अपना सोच है और एक जमवार ऑपोजिशन होने के नाते अगर कोई अच्छा काम भी करता है तो उसको बधाई देने में भी कांग्रेस कभी परहेज नहीं करती, क्योंकि ये संभव नहीं है कि पार्टी पूरे 5 साल में कोई अच्छा काम ही नहीं हो उनसे। सारे जो काम करें वो गलत हैं, सारे जो काम करें वो आलोचना के लायक हैं। कितना भी कोशिश अगर सत्ता हरेन जी, देखा गया विधानसभा में जब आपकी पार्टी के विधायकों ने सरकार को घेर लिया तो रामनारायण जी ने उन्हें आसानी से बाहर निकलने दिया, बचा लिया लगभग सरकार को। अब मैंने आपसे कहा ना कि उनका एक अपना एल्डर जनरेशन है, वो एकदम जितना, तो क्या इससे नुकसान नहीं हुआ पार्टी को? अब नुकसान कितना हुआ कितना नहीं हुआ इस बात की चर्चा तो सब जगह हुई है, आप मुझसे क्यों सुनना चाह रहे हैं? आपसे क्या छुपा है? नहीं, इस तो लगता नहीं है कि आलाकमान का जो वो निर्णय था वो हालांकि एक गुटिया दबाव में लिया गया था, तो इस तरह का जो गुटिया दबाव से जो निर्णय हुआ वो अल्टीमेटली कांग्रेस को पार्टी के तौर पर काफी नुकसान। ये तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें जो हाईकमान के पास पहुँचती हैं उसके आधार पे वो निर्णय लेते हैं। इतने सीनियर लीडर को एक टाइम के लिए उनको विधानसभा में उनकी सेवाएं लेनी थी, यूँ ली। बीच में तो कोई ऐसा कोई विशेष था नहीं जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। जब बहुत सारे लोग तैयार होते हैं बनने के लिए, अपनी अपनी लॉबिंग करते हैं, अलग अलग ग्रुप लॉबिंग करता है, तो अक्सर ऐसे टाइम के अंदर सीनियरिटी के बेसिस पे या अनुभव के बेसिस पे भी निर्णय होते हैं। गुर्जर आंदोलन हुआ, 26 मौतें हुई, पूरा प्रदेश आग में जल गया, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई। पता नहीं कहाँ चले गए थे कांग्रेस के नेता जो बड़े दावे करते थे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था राजस्थान के लिए। राजस्थान की छवि पूरे देश में एक बहुत शांतिप्रिय स्टेट की है और अपन बहुत फॉर्चुनेट हैं कि सत्ता परिवर्तन के बावजूद भी यहाँ कोई तरह का टेंशन नहीं होता। कांग्रेस का शासन रहा तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उनके वर्कर्स को कभी कोई दिक्कत नहीं रही। आज भारतीय जनता पार्टी का शासन है तो मोटे तौर पर कह सकता हूँ कांग्रेस वालों को कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरी स्टेट को देखेंगे तो एक पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनता है तो दूसरे पार्टी की चीफ मिनिस्टर की हथकड़ी लगती है। मैं स्टेट्स का नाम नहीं लेना चाहता, कि उदाहरण आपके सामने मिलेंगे। आज़ादी के बाद पहली बार राजस्थान के ऊपर काला धब्बा लगा है जो हम लोग शायद अगले 100 साल तक नहीं मिटा सकेंगे। इतनी असक्षमता किसी सरकार की। 25 लोग मर गए, थाने जल गए, तहसील जल गई, रेलवे ट्रैक उतार दिए, सड़कें तोड़ दी, बसें जला दी और सरकार कुछ नहीं कर सकी, मार्गदर्शन होकर देखते गई। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि उनको तो वहाँ एक दिन बैठने का नैतिक अधिकार नहीं है। थोड़े सा भी शर्म इन लोगों को है, इतने विफल रहे हैं कि अपने खुद उनको इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए। हरेंद्र जी, बिल्कुल सत्ता पक्ष सरकार विफल रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता भी वक्तव्य देके गायब होते रहे। इस पर चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। भारत की सबसे तेज चलने वाली इलेक्ट्रिक बाइक्स एस बाइक्स। सुंदर सा सपना संग रहे अपना, सालों से रिश्ता, प्यार भरी दास्तां, तू तन में छाई हो, तू मन में समाई हो। प्रिया मेरी प्रिया, ओ प्रिया मेरी प्रिया। प्रिया
सालों का है ये स्वाद भरा रिश्ता। भारत की सबसे तेज चलने वाली इलेक्ट्रिक बाइक्स एस बाइक्स। असीम संभावनाएं लिए एक और नया दिन, नया क्षितिज, नया आसमान, नई उमंग, नई तरंग, नए विचारों को दीजिए आध्यात्मिक आधार। मंगल भवन अमंगल हारी, रवो सो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दिन की शुरुआत कीजिए लेकर ईश्वर का नाम। देखिए मंगल भवन अमंगल हारी हर रोज सुबह 5:30 बजे। समुदाय में हर जगह पूरे राजस्थान के कोने कोने में आग लगी हुई है। हम कोई भी कुर्बानी करने को तैयार हैं। राष्ट्रीय समाचार रोजाना सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे बीच हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरेंद्र मिर्धा। हरेंद्र जी, बात हो रही थी गुजर आंदोलन के दौरान आपके बड़े से बड़े नेता आते रहे, बयान दिए, उसके बाद कहाँ गायब हो गए? कहीं भी जिम्मेदारी पूर्वक जो जाति आपस में लड़ रही थी, जातीय संघर्ष के तनाव बढ़ रहे थे, कहीं भी बीच में जाके खम ठोक के ये नहीं कहा किसी नेता ने कि नहीं जातियां नहीं लड़ने देंगे, हम ये हालत नहीं होने देंगे? जो हालात बने इसके अंदर कोई भी राजनीतिक पार्टी की भूमिका बड़ी सीमित हो गई थी। ये एक अगर सिर्फ रिजर्वेशन तक सीमित रहती कोई बात तो समझ में आती है, पर दो जातियों में आपस में संघर्ष हो गया। गुर्जर कह रहे हैं हमको एसटी का स्टेटस चाहिए, मीणा कह रहे हैं हम आपको लेने नहीं देंगे। गुर्जर काश्तकार वर्ग है, निश्चित रूप से कमजोर है। इनका सर्वे आप करेंगे तो नौकरियों से या शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत कमजोर है। दूसरा वर्ग काफ़ी सक्षम है, 10 सालों में उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली। तो इस ऐसी सेंसिटिव के अंदर हम लोगों का बोलना तो शायद इसके अंदर और आग के अंदर घी डालने वाली बात बन जाती। और हम लोग चाहते थे किसी भी कीमत पे एक बार शांति हो और इस पूरे विषय पे शांतिपूर्वक ढंग से खुले दिल और दिमाग से इस पर चर्चा। हरेंद्र जी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र के माध्यम से भी कांग्रेसियों ने कभी कोई प्रयत्न नहीं किया, केवल राज्य सरकार को केवल कोसने के अलावा, केवल उसको आरोप लगाने के अलावा किसी भी कांग्रेसी नेता का यह बयान नहीं आया कि केंद्र का हस्तक्षेप करके किसी भी तरह से जातीय युद्ध की स्थिति को खत्म किया जाए। कोई भी बड़ा कांग्रेसी नेता है, मीणा नेता भी है आपके पास, गुर्जर नेता भी हैं, उनको घटना स्थलों तक नहीं भेजा गया। क्यों ऐसी बिल्कुल तटस्थ नीति? पहली बात तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार से मदद मांगी वो मदद मिली, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम स्टेट सब्जेक्ट है तो केंद्र सरकार अपने खुद के बूते पे इंटरवीन नहीं कर सकती। जब जब पुलिस फोर्स मांगी, जो जो उन्होंने मांगा केंद्र सरकार ने उनको दिया और लगातार होम मिनिस्टर मुख्यमंत्री के संपर्क में थे। जो भी उनको आवश्यकता थी उनको कहा जो भी मदद चाहिए हम हमारी तरफ से मदद करने को आपको बिल्कुल तैयार है। पर हरेंद्र जी, बात प्रशासनिक सहयोग की नहीं है, बात है सामाजिक और राजनीतिक सहयोग की, जो एक राजनीतिक पार्टी को करना चाहिए। मुद्दा था कि गुर्जरों को एसटी में शामिल किया जाए। जी कांग्रेस को तय करना चाहिए था, क्योंकि केंद्र सरकार के पास ही पूरे अधिकार हैं। एसटी और एससी दो ऐसे इशू हैं जिसमें संवैधानिक संशोधन के बाद ही हो सकता है, तो पार्टी को ये क्लियर कट लाइन देनी चाहिए थी इसमें। देखिए, ऐसा है कि एक प्रक्रिया है इसकी। संविधान के अंदर कुछ रूल्स, कुछ नॉर्म्स हैं जिसकी वजह से कोई ओबीसी में आता है, कोई शेड्यूल कास्ट एसटी में आता है। यहाँ पर आपका एक होता है कमीशन बनता है, उसके सामने आंकड़े रखे जाते हैं, उसके सामने बहस होती है। बहस होने के बाद में कमीशन अपने लोगों को जहाँ रहते हैं उन जिलों में वहाँ भेजते हैं और जो आंकड़े दिए वो कितने सही हैं कितने गलत हैं उसके हिसाब से अपनी रिपोर्ट देते हैं। फिर कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है।
फिर जाके ये स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ओके करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ में तो है नहीं कि बिना रिपोर्ट आए स्टेट गवर्नमेंट से या बिना रिपोर्ट आए कमीशन से अपने बूथे पे वहाँ दे दें। जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो आपके गुर्जर नेता जहाँ गुर्जरों की जो कमान संभाले हुए हैं, दूसरी ओर मीणा नेताओं ने साफ चेतावनी दी हुई है, नमो नारायण जी तक ने चेतावनी दी हुई है, एसटी के आरक्षण से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। आप एक और कह रहे हैं कि अगर वो संवैधानिक रूप से उस लायक बनते हैं तो कांग्रेस तैयार है। दूसरी ओर आपके ही मीणा नेता जो बड़े जिम्मेदार पद पे बैठे हुए वो कह रहे हैं कि कोई छेड़छाड़ किसी को भी शामिल करना बर्दाश्त नहीं होगा। शामिल करना बर्दाश्त नहीं होगा, किसी भी सरकार को आप धमकी दें वो सरकार को बर्दाश्त नहीं होगा। जो नियत और नियति के हिसाब से जो बैठता है, जो जिनका अधिकार मिलता है संविधान के अंदर, जो जिसके राइट्स हैं उसको आप रोक नहीं सकते। आप बताइए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज भी जैसे मैंने पहले निवेदन किया, आईएएस के अंदर, आरएएस के अंदर, डिपार्टमेंट्स के अंदर आज भी बैकलॉग है। तो किसका शेयर खा लिया किसने? आज भी जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में एक नौकरी नहीं मिली, किसने शेयर खा लिया? इतनी वैकेंसीज हैं, इतने जॉब्स हैं, पर आपको उस लेवल तक तो आना पड़ेगा, बीए पास तो करना पड़ेगा, सीनियर सेकेंडरी तो करनी पड़ेगी, एलिजिबिलिटी तो आपको लेनी पड़ेगी। तो जी बात साफ है, फिर क्यों नहीं राजनीतिक दलों के जो ये गुर्जर, मीणा या जातियों के नेता हैं वो आखिर में क्यों नहीं जो आप बता रहे हैं उन स्थितियों को समझ पाते? इस पर चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Rohit! Hey, how about lunch? What's for lunch? Live life leisurely. Oh, come. Live life leisurely. Crazy. Na 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 na. Live life leisurely. Live life leisurely. The perfect ready-to-eat food from Priya. Just cut it, eat it, and live life leisurely. नए कलाकारों का जोश, मचे हुए कलाकारों के बीच धरती धोरारी होगा फैसला एक साथ कई राउंड में। हो लोकगीतों का राउंड, चाहे फिल्मी गीतों का राउंड, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, और हो चाहे राजस्थानी फिल्मी गीतों का राउंड। इन सभी का एक ही मंच, एक ही सुरीला स्थान, सुरीलो राजस्थान, हर रविवार रात 10 बजे सिर्फ ईटीवी राजस्थान पर। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। राजनीति के गलियारों की हर एक बात, राजस्थान के हर क्षेत्र की खबर, झलकियां खिलखिलाती जिंदगी की या संघर्ष का बदलता तेवर। हम हैं हर खबर के साथ, निष्पक्ष निडर खबरों का सिलसिला लगातार। मारो राजस्थान रोजाना दोपहर 1 और शाम 7 बजे सिर्फ ईटीवी राजस्थान पर। ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे बीच हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरेंद्र मिर्धा। मिर्धा जी, बात हो रही थी कि कुल मिलाकर साफ है कि किसी का हक मारा नहीं जा रहा। इन हालातों में जो पार्टी, जो राजनीतिक नेता हैं, जो जातियों से जुड़े हुए हैं, वो क्यों इस तरह के खूनी संघर्ष और चेतावनी, धमकी भरे लहजों में बात कर रहे हैं? धमकी भरे लहजे में बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये कुछ मुद्दे ऐसे होने चाहिए राष्ट्र के ऊपर और स्टेट के ऊपर, ताकि सारे राजनीतिक पार्टियां बैठ के चर्चा कर सकें।
ये बीजेपी तक सीमित नहीं रह सकता, ये मुद्दे कांग्रेस तक सीमित नहीं रह सकते। राजस्थान विधानसभा 5 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करती है और कुछ मुद्दे ऐसे जिसके पूरा स्टेट पे इफेक्ट हो, यहाँ की शांति भंग हो, समाज में टकराव हो, समाज बिखरे, खून खराब हो, तो खुले दिमाग और दिल से बैठ के बातचीत करके सबको विश्वास में लेके एकजुटता से कोई भी पूरी विधानसभा को इस पर निर्णय लेना चाहिए। भाजपा और कांग्रेस को माना जाता था कि कोई रीति नीति सिद्धांतों को लेकर चलने वाली, लेकिन आजकल ये देखा गया है कि यहाँ जातीय नेता ज्यादा, रीति नीति तो गई। कोई पार्टी एक पार्टी के ऊपर, किसी समाज के ऊपर निर्भर होके अपने पाँव नहीं जमा सकती। पर लग तो ऐसा ही रहा है। नहीं, लगना नहीं। देखिए, आप आंकड़े भी देखेंगे, वोटिंग पैटर्न भी देखेंगे, लोकसभा के चुनाव देखेंगे, विधानसभा के देखेंगे, पंचायतों के देखेंगे, हर जाति का आपके ऊपर कुछ न कुछ वोट आपको मिलता है जब जाके आप जीतते हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाट वोट बहुत कम है। नागौर हेडक्वार्टर सीट से मैं लड़ता हूँ, जिसमें 70-80 हज़ार तो शहर में ही वोट है और बाकी सारी ओबीसी है हमारे। जाट मेरे ख्याल से मुश्किल से 1/3 से भी कम होंगे। अगर पार्टी की रीति नीति सिद्धांतों को मजबूत करना है, पार्टी के संगठन को मजबूत करना है, तो कम से कम नेताओं पे, पार्टी अपने नेताओं पे जातिगत जो ये सम्मेलन होते हैं, जातिगत जो समूह होते हैं या उनके आंदोलन होते हैं, उनमें भाग लेने पे प्रतिबंध लगाए। बिल्कुल लगाए, क्योंकि इससे उनकी जो जातिगत भावना है वो बहुत ज्यादा उग्र हो जाती है। नहीं, भावना होती है, फिर जाति का उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि आपकी सरकार है, आप वहाँ मंत्री हैं, आप वहाँ पर एमएलए हैं, आप नहीं बोलते हैं, आप हमारी बात नहीं कर रहे, हमारे पैरवी नहीं कर रहे। तो क्या इस तरह का कुछ कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस से बड़ी अपेक्षा है, स्वतंत्रता का जो आंदोलन है उसमें उसकी भूमिका है, और माना ये गया था कि कांग्रेस यहाँ जाति पाति खत्म करेगी, लेकिन उसी के शासन के दौरान सब कुछ बड़ा है। और उनसे कांग्रेस में जातिवाद कम है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जातिगत निर्णय तो टिकटों के हो या नेताओं के, नहीं, वो हर राजनीतिक पार्टी की मजबूरी बन जाता है, क्योंकि बेस वो बन जाता है। पर मैंने आपसे कहा ना, एक जाति के वोट से आप जीत नहीं सकते, एक जाति के वोट से आप कामयाब नहीं हो सकते, और कुछ 90 जातियों के हिसाब से किसी पार्टी का वजूद स्थापित नहीं हो सकता। एक और आपसे बड़ा आखिरी सवाल है कि पिछला जो चुनाव भाजपा ने जो जातीय समीकरण बैठाया, इसको वादा किया, उसको चुग्गा डाला, तो कांग्रेस को सत्ता में आना है तो उसको भी तो कुछ ऐसा ही करना होगा। नहीं, तो आप किस तरह से नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ना हमने कभी ऐसा किया, ना ही झूठे वादे करेंगे। 98 के अंदर जब हमारी सरकार बनी तो पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर हमारा पहला काम ये था कि हमारे मैनिफेस्टो हमने चीफ सेक्रेटरी को दिया और ये बोला कि अगले 5 साल तक एक एक शब्द जो उसमें लिखा है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जो वादा हमने किया है, ये हमारे लिए कुरान और गीता जैसी ये किताब है मैनिफेस्टो का। हम उन लोगों में से नहीं है कि लोगों को विश्वास लेके उन्हें भूल जाएं, उन्हें धोखा दें। हम उनको विश्वास में लिया है तो विश्वास में हम लोग खरे उतरेंगे, और कांग्रेस के में से ये परंपरा। यानी कि आप चुनाव में जातीय समीकरण को नहीं देखेंगे? जातीय समीकरण भी देखेंगे, जितना संभव हो सकता है वो भी हाँ भरेंगे, पर जो हाँ भरेंगे, जो वादा करेंगे उसको पूरा करेंगे। आज तक हमने पूरा किया। गुजरों जैसी हालत नहीं करेंगे? नहीं, गुजर हालत मैंने कहा ना, वो तो एक उन्होंने आपने उकसाया उनको, आपने वादा किया, आपने राजपूतों को वादा किया कि आर्थिक रूप में देंगे, आपने ब्राह्मणों को वादा किया हम आपको भी देंगे, गुजरों में गए तो हम आपको भी देंगे। तो अरेंज जी, कुल मिलाकर ये है कि जो गुजर आंदोलन से एक सबक तो ये मिला है कि इस तरह के वादे और जातीय भावना नहीं भड़काना चाहिए किसी से। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरेंद्र मिर्धा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ।